नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस जिसमें होगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा, जैसे मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। अगर ये सभी प्रोसेस जिसमें होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी बॉडी में रिएक्शन चल रही है उन सभी का सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये दो टाइप की होती है फर्दर, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होती है? जितनी भी ब्रेकडाउन वाली रिएक्शंस चल रही है बॉडी में वो सभी की सब कैटाबॉलिज्म होगी। जैसे एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस ब्रेकडाउन होकर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो होगा कैटाबॉलिज्म। एग्जांपल प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्जन हो रहा है तो वो होगा कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉकअप वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रही है जिसमें कुछ बन रहा है तो वो होगा एनाबॉलिज्म। जैसे कि सिंपल सब्सटेंसेस बनेगा, रिएक्शन चलेगी, वो सिंप्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में तो वो होगा प्रोसेस एनाबॉलिज्म। जैसे एग्जांपल में अमाइनो एसिड मिलकर एक साथ प्रोटीन बना देंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में एक साथ मिलकर प्रोटीन बना देंगे। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स चेंज को डिटेक्ट करता है और उस चेंज के विरुद्ध रेस्पॉन्स को जनरेट करता है। वो एबिलिटी को कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। जैसे एग्जांपल में हमने कोई अपना हाथ किसी निडल पर रख दिया तो उससे पेन हुआ, चेंजेस आया और उस चेंजेस के विरुद्ध हमने रेस्पॉन्स जनरेट किया, अपना हाथ वहां से हटा दिया तो वो होगा रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस बहुत बड़ा प्रोसेस होता है वैसे तो इसका। नर्व सेल्स पहले इम्पल्स जनरेट करेगा, फिर वो इम्पल्स ट्रैवल होकर ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उस चेंजेस को इंटरप्रेट करेगा, फिर रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, रेस्पॉन्स आएगा मसल्स सेल्स पर, मसल सेल्स पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होकर बॉडी का पार्ट रिमूव हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तब ब्रेन में सिग्नल ना जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड से ही इंटरप्रिटेशन होकर रेस्पॉन्स जनरेट होकर मसल्स में आ जाता है। ब्रेन तक जाने का इतना सिस्टम नहीं लेता वो। तो क्या होता है, नर्व सेल्स जैसे इंपल्स जनरेट करेगी वो नर्व इंपल्स जनरेट होकर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्रिटेशन करके वो रेस्पॉन्स जनरेट करके मसल्स पे पहुंचाकर कॉन्ट्रैक्शन करके बॉडी पार्ट्स को रिमूव कर देगा। जैसे हॉट प्लेट पर अगर हमारा हाथ लग गया, इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि आग में हमारा हाथ गलती से चला गया, ऐसे छू लिया तो वहां पर हमें गरम गरम लगेगा, वो सेंस डिटेक्ट करेगा नर्व सेल्स, इंपल्स जनरेट करेगा, इंपल्स जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड उसको पड़ेगा कि भाई गर्म हो रहा है, उसको हटाया जाए फटाफट से, रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, रेस्पॉन्स जाएगा मसल्स पे, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी और बॉडी का पार्ट्स यानी हाथ वहां से रिमूव हो जाएगा। और अगर ये ब्रेन में जाता, सिग्नल ब्रेन इंटरप्रिटेशन करता, फिर जनरेट करता, फिर वो मसल सेल्स पे आता, मसल से कॉन्ट्रैक्शन होती, फिर जाके बॉडी पार्ट होता, इतने में तो हाथ जल के भस्म हो जाता। तो इसलिए ब्रेन में ना जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड ने ही उसका रेस्पॉन्स जनरेट करके बॉडी पार्ट्स को वहां से हटा दिया और वो कंडीशन में ठीक हो गई। नेक्स्ट आता है मूवमेंट। मूवमेंट जैसे कि अगर पूरी बॉडी मूव कर रही है तो वो वॉकिंग हो गया, अगर कोई आर्म मूव कर रहा है तो वो इंडिविजुअल ऑर्गन मूव कर रहा है, और अगर सिंगल सेल मूव कब करेगा? जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी मूव करेगी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी मूव करना मतलब सिंगल सेल मूव करना। अब जैसे एमआरएनए बन जाता है न्यूक्लियस में और फिर वो न्यूक्लियस से ट्रेवल होकर प्रोटीन बनाने के लिए साइटोप्लाज्म में आता है, तो यानी एमआरएनए ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो ये मूवमेंट हो गया सब सेलुलर स्ट्रक्चर का मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वो मत समझ लेना मैथ वाला, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं। डिफरेंशिएशन मतलब होता है डेवलपमेंट, कोई भी अनस्पेशलाइज सेल का डेवलप होकर स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में स्टेम सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट होती है ना, स्टेम सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, वो डेवलप होकर डिफरेंशिएट होकर आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे कि स्पर्मेटाइड, जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटाइड बनता है, स्पर्मेटाइड इमैच्योर स्पर्म होता है, फिर वो डिफरेंशिएट होकर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब कुछ नया फॉर्म करना, कुछ नया बनाना, जैसे रिप्रोड्यूस करना, जैसे कोई न्यू इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस होगा,
या तो न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होगा या तो न्यू सेल्स रिप्रोड्यूस होगा। जैसे आरबीसी आगे फर्दर नया सेल्स बना देती है, एक नया सेल बना देती है। और इंडिविजुअल जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, तो वो होता है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ में साइज बढ़ेगा बॉडी का या बॉडी का वेट बढ़ेगा, उसको कहते हैं ग्रोथ। अब आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस दो शब्द से मिलकर बना है, होम्यो प्लस स्टेसिस। होम्यो मतलब होता है कांस्टेंट, स्टेट मतलब होता है कंडीशन या कोई भी स्टेट। तो कांस्टेंट स्टेट को बनाए रखना वो कहलाता है होम्योस्टेसिस। जैसे एग्जांपल में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली 100 ml में 100 ml ब्लड में 70 से 110 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कांस्टेंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जब इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहने के लिए जो प्रोसेस एक्टिवेट होता है वो होता है होम्योस्टेसिस। जब इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है तो होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक्सटर्नल स्टिमुलाई जब आता है या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जब होता है तब होम्योस्टेसिस डिसरप्शन होने लगता है। अगर होम्योस्टेसिस बहुत कम मात्रा में डिसरप्शन हुआ है तो वो बहुत टेम्परेरीली होगा, उसको बॉडी क्विकली रीस्टोर कर देगी, बैलेंस कर देगी। होम्यो का मतलब भी बैलेंस ही होता है, यानी कि कंडीशंस को बैलेंस करके रखना। तो अगर कम मात्रा में डिसरप्शन हुआ है तो वो टेम्परेरीली होगा, उसको बॉडी क्विकली रिस्टोर कर लेगी रेस्पॉन्स वगैरह देकर। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ या फिर सेपरेटली वर्क करते हैं, जिससे होम्योस्टेसिस रेगुलेट हो जाता है। इसमें होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखने के लिए फीडबैक सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फीडबैक सिस्टम जब भी कोई इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण, तब सिस्टम एक्टिवेट जो होता है वही फीडबैक सिस्टम होता है। यानी कांस्टेंट लेवल पर लेके आने के लिए जो सिस्टम एक्टिवेट होगा वो फीडबैक सिस्टम होगा। और फीडबैक सिस्टम दो तरह से होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जब कुछ लेवल बॉडी का कोई भी कांस्टेंट लेवल कम होने लगेगा या कुछ भी चीज़ बॉडी में कम होने लगेगी तब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जब ज़रूरत से ज़्यादा होने लगेगी तब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होने लगेगा। जैसे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है पार्चुरेशन का, बेबी की डिलीवरी का। अब यूट्रस में बेबी है, उसको डिलीवर होना है, उसको बाहर निकलना है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्रस की 3 लेयर होती है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की, मायोमेट्रियम मिडल। तो मिडल वाली जो लेयर होती है वो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से बेबी को फोर्स मिलता है जिससे वो सर्विक्स की ओर जाता है, मूव करता है। अब सर्विक्स की ओर जा रहा है, सर्विक्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर। जब सर्विक्स में बेबी जाता है तब स्ट्रेचिंग होती है सर्विक्स की स्ट्रेचिंग इंक्रीज होने लगती है, तब वहां पर होता है रिसेप्टर, वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होता है तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा। जो नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है और जो ब्रेन को जा रहा है वो होता है इनपुट। नर्व इम्पल्स जो भी ब्रेन को जाएगा रिसेप्टर से या रिसेप्टर वाले ऑर्गन से, तब वो नर्व इम्पल्स को कहा जाएगा इनपुट। वो इनपुट जाएगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर यहाँ पर ब्रेन होता है, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, समझेगा कि क्या इनपुट है और क्या रिलीज करना चाहिए या क्या आउटपुट देना चाहिए। और फिर जब ब्रेन इंटरप्रेट करके रेस्पॉन्स देता है तो वो रेस्पॉन्स आउटपुट कहलाता है। जैसे यहाँ पर हार्मोन रिलीज किया जाएगा ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन क्या है? केमिकल मैसेंजर हार्मोन, जो कि इफेक्टर ऑर्गन पर जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पर क्या होगी? यूट्रस की वॉल या यूट्रस की मसल जो कि वॉल में प्रेजेंट है, मायोमेट्रियम, वहां पर जाएगा। वहां पर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होने से फोर्स जनरेट होगा यूट्रस में, जिससे बेबी को फोर्स मिलेगा और वो आगे जाएगा सर्विक्स की तरफ, और आगे जाएगा, सर्विक्स से और पास होगा। अगर और कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता है तब ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। तो ये रहा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब नेक्स्ट नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जब भी कोई चीज बॉडी में जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती है तब उसको कंट्रोल में लाने के लिए नेगेटिव फीडबैक रिलीज होगा, यानी उसको घटाने के लिए फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा। कौन सा वाला? नेगेटिव फीडबैक वाला। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कोई स्टिमुलस आया, उसने होम्योस्टेसिस को डिसरप्शन किया, उसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया,
स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, उसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, किसमें हुआ? वेसल्स में हुआ। वेसल्स में या ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बैरो रिसेप्टर, जो कि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो हाई प्रेशर को वो सेंस कर लेता है। बैरो रिसेप्टर सेंस कर लेगा जब भी कोई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तब उसको सेंस करने के बाद इम्पल्स जनरेट होगा वहाँ से, वो इम्पल्स इनपुट कहलाएगा और कंट्रोल सेंटर की तरफ जाएगा। कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन, ब्रेन में इंटरप्रेट होगा, इनपुट देखा जाएगा कि क्या इनपुट आया है और क्या सेंड करना चाहिए, ये सब एनालाइज करेगा ब्रेन, और फिर उसके बाद जो रेस्पॉन्स देगा वो होगा आउटपुट, यानी नर्व इम्पल्स के रूप में आउटपुट उसे मिल रहा है। और यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन पर जाएगा वो रेस्पॉन्स, और इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पर होता है हार्ट। हार्ट फिर हार्ट रेट अपने कम कर देगा, क्योंकि उसको ऐसा सिग्नल मिला है कि हार्ट रेट कम किया जाए। हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है टेम्परेचर का। अब मान लो बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट होने लगती है हमारी स्किन। बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी स्किन हीट होने लगती है। हीट होना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, स्किन का टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से स्किन ने डिटेक्ट कर लिया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा और भेजेगा कंट्रोल सेंटर को, जो कि होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। वहाँ पर उसको इम्पल्स मिला, जो इम्पल्स मिला उसको कहते हैं इनपुट। फिर उसको एनालाइज किया कि क्या इनपुट मिला है, फिर आउटपुट उसने जनरेट किया, यानी रेस्पॉन्स जनरेट किया नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ही, और वो इफेक्टर ऑर्गन्स पर जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन्स यहाँ पे होगा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को कहेगा कि भाई स्वेटिंग रिलीज किया जाए, तब स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग रिलीज करेगा, जिससे कूलिंग इफेक्ट आने लगेगा और जो स्किन का टेम्परेचर बढ़ गया था वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर होम्योस्टेसिस का डिसरप्शन एक्सट्रीम लेवल पर होता है तब वो डिसऑर्डर या फिर डिजीज को कॉज करता है और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर स्ट्रक्चरली या फंक्शनली एबनॉर्मेलिटीज होता है डिसऑर्डर। डिजीज क्या होती है? डिजीज भी एक बीमारी है, इलनेस है। डिजीज भी एक बीमारी है, इलनेस है, जो कि डेफिनेट साइन या सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी। सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स सब्जेक्टिव चेंजेस होता है जो कि बॉडी के फंक्शंस में होती है। सब्जेक्टिव चेंज जो कि डॉक्टर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उसको केवल पेशेंट ही बता सकते हैं। जैसे हेडेक और नोजिया। नोजिया क्या होता है? उल्टी करने का मन। हेडेक क्या होता है? एक फीलिंग है, प्रवृत्ति है, जो कि पेशेंट ही बता सकता है। अगर सिर में दर्द है तो कोई और दूसरा नहीं बता सकता, वो पेशेंट ही बता सकता है। साइन क्या होता है? साइन वो जो ऑब्जेक्टिव चेंजेस है जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्वेलिंग और रैसेस। अगर स्किन में स्वेलिंग आई है या कहीं भी पार्ट्स में लगने से स्वेलिंग आ गई तो उसको टच करके पता लगा सकते हैं कि भाई स्वेलिंग है, और मेजर भी कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा सूजन आ गई है तो दवाई खानी पड़ेगी। रैसेस, अगर स्किन में लाल लाल से धब्बे होने लगे हैं तो वो भी ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी अगर आते हैं, जैसे फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, इनको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। फीवर आ रहा है तो उसको हम छू कर पता लगा सकते हैं कि भाई बॉडी तो गर्म हो रही है तो फीवर है। थर्मामीटर से पता भी लगा सकते हैं कि कितना फीवर आ रखा है। हाई ब्लड प्रेशर हो रखा है, वो भी हम हाई ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन से पता लगा सकते हैं। पैरालिसिस तो देख के पता लग रहा है, ऑब्जर्व करके पता लग रहा है कि भाई पैरालिसिस है। अब आता है बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स अब कुछ नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन बुक में है, नॉलेज के लिए है। बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है? वाटर सॉल्यूशन होता है या डाइल्यूट होता है। अब ये बहुत टाइप के होते हैं। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के इनसाइड प्रेजेंट होगा, जैसे साइटोप्लाज्म। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के आउटसाइड होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये फ्लूइड दो सेल्स के बीच में होगा। इंटरसेलुलर यानी दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा जो फ्लूइड या स्पेस, उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखो टिश्यू होते हैं, टिश्यूज के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होगा उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, लेकिन ये सेल्स के बीच में नहीं होगा, ये जो है ब्लड वेसल्स में बहेगा। प्लाज्मा ब्लड वेसल्स में बहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स में जो फ्लूइड बहेगा वो होता है लिम्फ। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो सराउंड करने वाला फ्लूइड होता है वो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड सभी जॉइंट्स के अराउंड होता है। एक्वस ह्यूमर, विट्रस बॉडी, ये आंखों में प्रेजेंट होती है। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।